हेलो, आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी विच लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आज हमारा जो विषय है वो है डायबिटीज। डायबिटीज और डायबिटीज मेलाइटस अगर हम बोलते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तब टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसे बोला जाता है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अगर ठीक रहती है और अगर आपके जीन्स में डायबिटीज है, फिर भी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन विथ फूड में सबसे अच्छा रोल मुझे लगता है कि डायबिटीज में है। अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, आप जीडीएम रह चुके हो, आपको पता है कि ओबेसिटी है और आपको अगर ये सब चीजें आपके नॉलेज में है, तो आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फूड उस टाइम पे एज अ प्रिवेंटेटिव मेजर काम में आता है। सो डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज किस तरह से लिंक्ड होता है ओबेसिटी के साथ। अगर आप देख पा रहे हैं, दो सेल्स दिख रहे हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स, जिसमें नॉर्मल सेल में से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, और शुगर डायग्राम वेयर इज टाइप 1 डायबिटीज का ये डायग्राम है, जिसमें पैनक्रियाज जो है वो हेल्दी नहीं है, या इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो नहीं है, या पैनक्रियाज डिस्ट्रक्शन हो रहा है पैनक्रियाटिक सेल का, बीटा सेल का, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। उस टाइम पे हमारे पास डाइटरी मेजरमेंट्स रहते हैं, लेकिन टाइप 1 में जो स्कोप है वो उतना नहीं है जितना टाइप 2 डायबिटीज में प्रिवेंशन में स्कोप रहता है। और ऑब्वियसली रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के बारे में भी आजकल बहुत बात होती है, तो टाइप 2 डायबिटीज में वो चीजें हो सकती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस इंसुलिन एक अगर हम कहें कि चाबी है जो कि लॉक खोलती है शुगर सेल्स का। शुगर को सेल के अंदर जाने के लिए एक परमिशन लगती है, और वो परमिशन इंसुलिन उसे देता है या उसको अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, ये एक फेक कंडीशन हमारे शरीर में तैयार होती है, जिसमें हम ये तैयार करते हैं जहाँ फैट सेल बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, जीन्स में डायबिटीज है। वहां पे अगर आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आप वो इतना सारा खाना जो खा रहे हैं, जो या इतनी सारी कैलोरीज या एनर्जी आप डाइजेस्ट कर रहे हैं या इंजेस्ट कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट यानी फिजिकल एक्टिविटी होके वो कैलोरीज को हमको बर्न भी करना है। लेकिन अगर आप कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टोर हो रही है आपके सेल्स में, और जब वो स्टोर होते जाती है, तो सेल एक जगह आके आपका जो एनर्जी है या कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है, उसे लेना बंद कर देती है। वो खुद को कवर अप कर देती है, लॉक कर देती है, और उस टाइम पे इंसुलिन भी ज्यादा अपने ग्लूकोज में बढ़ता है, एक फेक कंडीशन तैयार होती है, और उस वजह से आगे जाके आपको डायबिटीज होता है। ये एक डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, और इसमें इंसुलिन रिसेप्टर और ग्लूकोज रिसेप्टर्स है। जैसे अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मोस्टली ओबेसिटी दिस आर द क्या बोलते हैं, इनवर्स या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कि अगर आप ओबेज हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के चांसेस आपके ज्यादा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कार्डियक डिजीज या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि रोल आता है प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज थ्रू फूड। फूड एज अ मेडिसिन वी कैन यूज टू प्रिवेंट अ डिसीज। और डायबिटीज इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सो उसको बहुत जरूरी है हमें रोकना। ये फिगर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगी, जैसे कि सेल है, येलो कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज सेल, और रेड कलर की जो रेक्टेंगुलर पोर्शन यू कैन आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज ब्लड वेसल, और उसमें आपको एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल दिख रहा है और एक ग्लूकोज का। ये सेल जो है, ग्लूकोज के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज है,
सेल के अंदर, और ये ओपन चैनल दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं, ये इसमें ओपन चैनल फॉर ग्लूकोज है और इंसुलिन इसको ले रहा है, दिस इज नॉर्मल थिंग। लेकिन इन टाइप 2 डायबिटीज सेकेंड फिगर अगर आप देख रहे हैं, तो इंसुलिन रिसेप्टर लूज देयर सेंसिटिविटी, ये ब्लॉक कर दे रहा है सेंसिटिविटी, और उस वजह से ग्लूकोज पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है सेल के अंदर, और इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ रही है। तो ऐसा पिक्चर आपको दिखेगा कि जहाँ पे इंसुलिन भी ज्यादा है और ग्लूकोज भी ज्यादा है। सो ये प्री डायबिटिक कंडीशन इसको बोला जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको बहुत 4-5 सालों से है, तो वो आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाओगे कुछ सालों बाद, वो दैट इज द रियल थिंग। नेक्स्ट फिगर जो ये आप देख रहे हैं, इसमें ओबेसिटी, इनहेरिटेंस, अदर फैक्टर लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रही क्योंकि सेल ने खुद को ब्लॉक कर दिया है कि अभी हम ज्यादा ग्लूकोज नहीं लेंगे। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, उस वजह से ब्लड ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ब्लड स्ट्रीम में, और पैनक्रियासिस इनसफिशियंट इंसुलिन सिक्रीट होगा धीरे धीरे, सफिशियंट रहेगा पहले, फिर उसका लेवल बढ़ेगा, तो फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि अभी हमें नहीं ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। सो वहां पे टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर पिक्चर। ये भी एक पिक्चर है, ग्लूकोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड इन द स्टमक, स्टमक में जा रहा है, और उसी टाइम पे इंसुलिन यहाँ आ रहा है पैनक्रियास से, और ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जैसे ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है या मसल्स में वो जाना चाहिए, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इंसुलिन इसको, इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। अभी टाइप 2 डायबिटीज के टाइप्स क्या है, सॉरी, डायबिटीज के क्या क्या टाइप्स है। टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में हमने बात किया। जेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस के बारे में बहुत सारा बोला जाता है। मोडी, दैट इज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग, डायबिटीज इन यंग, सेकेंडरी टू सर्जरी, अगर पैनक्रियाटाइटिस है या पैनक्रियास का कुछ इन्फेक्शन हुआ है या एंडोक्राइनल कुछ सर्जरी हुई है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ सर्जरी हुई है, तो उस टाइम पे भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और उस वजह से सेकेंडरी टू द सर्जरी भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, एंटीसाइकोटिक है या बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का या हाइपरग्लाइसेमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज, बहुत सारे हैं और, लेकिन मैंने जो मेन है वो कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। कॉजेज ऑल यू नो, वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जीन्स है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक म्यूटेशन अगर हो रहा है, और हार्मोनल डिसीजेज है, सब बहुत सारी, कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपोथायरॉयडिज्म का भी नेक्स्ट स्टेप जो है वो डायबिटीज माना जाता है। डैमेज और रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज, जैसे कि मैंने बात की थी कि पैनक्रियाटाइटिस हो गया या सीए ऑफ पैनक्रियाज है, उस टाइम पे टू सेव लाइफ हमको कुछ पोर्शन उसका निकालना पड़ता है, और उस टाइम पे इंसुलिन इनसफिशियंट हो जाता है और डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। तो इस तरह से डायबिटीज के कॉजेज है। सिम्टम, एज ऑल यू नो, सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंक्लूड इंक्रीज थर्स्ट, यूरिनेशन, इंक्रीज हंगर, बहुत ज्यादा थकावट होना, विजन ब्लर होना, चीटियाँ चले जैसा लगना, या नमनेस या टिंगलिंग जिसे बोला जाता है। अभी कुछ घाव हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसको वो जल्दी जल्दी हील नहीं हो रहे हैं, वजन कम होता है, वेट लॉस होता है फर्स्ट ड्यूरिंग, जब हमको समझ में नहीं आता, और उसके बाद फिर से वजन बढ़ने लगता है जब आप मेडिकेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो आपका वेट लॉस होता है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स,
के बारे में बोला जाता है, ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बोला जाता है। जब हम डायबिटीज़ डाइट करते हैं, तो ये सब चीज़ें सोची जाती है। जैसे डाइटरी मैनेजमेंट अगर आप करते हैं डायबिटीज़ का, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एमएनटी बोलते हैं मोस्टली डायबिटिक डाइट को, मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी हम देते हैं जब हमें पता चलता है कि शुगर लेवल्स फास्टिंग जो है वो 100 के ऊपर आया है एंड पोस्ट मील जो है वो 140-160 के ऊपर आ रहा है। और HbA1c किया जाता है मोस्टली टू सी द लास्ट 3 मंथ्स परफॉर्मेंस ब्लड शुगर का किस तरह से है बॉडी में। अगर A1C 6 के नीचे आती है तो हम मोस्टली 5.9 तक उसको नॉर्मल लेते हैं। वहाँ से अगर ज़्यादा आती है तो HbA1c को डायबिटिक और उस रेंज में बाँटा जाता है। सो इस तरह की चीज़ें यूरिन में भी शुगर आती है तो हमें समझ में आता है कि डायबिटीज़ हुआ है। तो फास्टिंग पोस्ट मील अगर हम करते हैं, अगर सिम्पटम्स हमें आते हैं और फास्टिंग पोस्ट मील HbA1c बोला जाता है मोस्टली, तो हमें समझ में आता है कि हम डायबिटिक है या नहीं। 40 के या 30 के ऊपर जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे रूटीन चेकअप हमने करना चाहिए जिसमें HbA1c तो मोस्टली जब हम डायबिटिक हो जाते हैं तब की जाती है, लेकिन फास्टिंग, पोस्ट मील या फुल बॉडी चेकअप अगर आप करते हो तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको पता है आपकी ओबेसिटी आपके फैमिली में है, आपके फैमिली में डायबिटीज़ है या आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो खराब है, तो आपने अलर्ट हो जाना चाहिए और उस तरह से अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारना चाहिए सो एज़ हम प्रिवेंशन कर पाएँ डायबिटीज़ का। सो डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रोल माना जाता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स और वाटर, ये 5 to 6 फूड ग्रुप माने गए हैं। ये सभी फूड ग्रुप्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से रखें, जैसे बोला जाता है मोस्टली, तो हमें समझ में आता है कि हम डायबिटिक है या नहीं। 40 के या 30 के ऊपर जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे रूटीन चेकअप हमने करना चाहिए जिसमें HbA1c तो मोस्टली जब हम डायबिटिक हो जाते हैं तब की जाती है, लेकिन फास्टिंग, पोस्ट मील या फुल बॉडी चेकअप अगर आप करते हो तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको पता है आपकी ओबेसिटी आपके फैमिली में है, आपके फैमिली में डायबिटीज़ है या आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो खराब है, तो आपने अलर्ट हो जाना चाहिए और उस तरह से अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारना चाहिए सो एज़ हम प्रिवेंशन कर पाएँ डायबिटीज़ का। सो डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रोल माना जाता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स और वाटर, ये 5 to 6 फूड ग्रुप माने गए हैं। ये सभी फूड ग्रुप्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से रखें, मैक्रोन्यूट्रिएंट मैक्नो cereal, pulses, vegetables and fruit, dairy products, non-vegetarian product, all these seeds and nuts, इस तरह से भी क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर आप उस तरह से सब चीज़ें आप रखोगे तो आपका जो डाइट है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, जो मेटाबॉलिज्म की बात हम करते हैं, फूड मेटाबॉलिज्म की बात हम जब करते हैं, तब डायबिटीज में मोस्टली आपका जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत आपको रहती है। इसीलिए आपके खाने में ऑल वेजिटेबल फ्रूट्स या ऑल फूड ग्रुप्स जो है वो होना ज़रूरी है। जितना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड आप करेंगे, जैसे कि मिलेट्स अगर आपके खाने में है, कभी पल्सेस, कभी मिलेट्स, कभी सीरियल्स जो रहती है, उसको अगर आप आपके खाने में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंट्रोल आप डायबिटीज़ पे कर सकते हो। सो डायबिटीज़ एंड फूड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वो डेफ़िनेटली उसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात मैं जब कर रही थी, तो द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ अ वैल्यू असाइन्ड टू फूड बेस्ड ऑन हाउ क्विकली और हाउ हाई दोज़ फूड कैन इंक्रीज़ द ब्लड शुगर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हम वो फूड का देखते हैं वो किस तरह से जाएगा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, और ग्लाइसेमिक
लोड के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लाइसेमिक लोड द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस तरह से उसको लेंगे। अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम multiplied by rate at which carbohydrate is metabolized and enter in the blood group। तो इंडेक्स में हम फूड ग्रुप देखते हैं, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और किस तरह से वो ब्लड ग्लूकोज में जाता है वो हमें समझ में आता है। न्यूमेरिकल और एक अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है। न्यूमेरिकल वे ऑफ शोइंग हाउ कार्बोहाइड्रेट अफेक्ट ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। uses glycemic index and amount of total carb per serving of specific to food to estimate how quickly food causes blood sugar level is called glycemic load। यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं उसका ब्लड शुगर में कितना टाइम में कितना जाएगा वो दैट इज लोड। एंड इंडेक्स जो है वो ये फूड खाएंगे तो कितना शुगर जाएगा, दैट इज यू कैन, this is the glycemic index versus glycemic load। Balanced diet is the key of reversing of diabetes और प्री डायबिटीज अगर है या प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। मुझे लगता है 3 चीजें हमने याद रखनी चाहिए। टाइमिंग ऑफ फूड, what you are eating, choices of food, and हाउ मच यू आर ईटिंग, दैट इज पोर्शन ऑफ फूड। ये 3 चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आपको आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो। डी मीन्स डायबिटीज एंड डी मीन्स डिसिप्लिन। तो डायबिटीज अगर आपको नहीं चाहिए, प्रिवेंशन में आप सोच रहे हैं, तो ये 3 चीजें जरूर याद रखिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बैलेंस फूड यानी ऑल 5 ग्रुप्स, फूड ग्रुप जो है वो आपके खाने में होने चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। पानी का जो लेवल है आपने प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ फूड के बारे में मैं हमेशा डायबिटिक क्लाइंट जब मेरे पास आते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ फूड मीन्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना खाते हुए वो कैलोरीज को दिन भर में डिवाइड करने को हम स्प्लिटिंग ऑफ फूड बोलते हैं। डायबिटिक के क्लाइंट के लिए उसमें वैरायटी ऑफ फूड होनी चाहिए। रोटी ही रोटी आप स्प्लिट कर रहे हैं, राइस ही राइस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसमें ऑल फूड ग्रुप्स आने चाहिए। तो हमारे खाने में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड होना चाहिए। जवार, नाचनी, राजगीरा, भगर, किनोवा, कूडो राइस, ये सभी चीज़ें अगर हम हमारे खाने में रखते हैं तो हमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपके खाने में रखने की कोशिश कीजिए। फाइबर्स जो है, डाइटरी फाइबर्स जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं टू रिड्यूस ब्लड शुगर और टू कीप योर शुगर्स इन अ लेवल। आपको वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट में बहुत सारे फाइबर्स मिल जाएंगे। एक सटाइटी आपको मिलती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, वो भी बहुत ज़रूरी रहता है। सो ये ज़रूरी चीज़ आपके खाने में रखिए। बहुत लोग मिस कर जाते हैं और उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो आगे आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेगी। सो फाइबर्स अगर आप रखते हैं आपके खाने में तो शुगर लेवल्स जो है वो चेक में रहती है। सो होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, दालों को आपके खाने में रखिए। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ को फूड रखना आपको ज़रूरी रहेगा। सो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल कीजिए। किस टाइम पे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ याद नहीं रखते तो आप डिसिप्लिन भूल जाते हैं, और डिसिप्लिन अगर आप रहते हैं तो आपका डायबिटीज़, डी यानी डायबिटीज़ और डी यानी डिसिप्लिन, तो आप वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आपका ब्लड शुगर रिवर्स भी हो सकता है। तो इसके बारे में ज़रूर आप ध्यान रखिए। ओकारा वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। जो भिंडी रहती है उसे पानी में रात भर रखा जाता है और उस का पानी जो है वो पिया जाता है, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सेम विथ मेथी दाना, ये कुछ सुपर फूड माने जाते हैं। कुछ चीज़ें हमने हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट को जो है हमें रोज़ लेना है। ब्रेकफास्ट में हमको फुल बैलेंस डाइट लेना है, वेजिटेबल,
सीरियल्स, पल्सेस सभी होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स पे खाना है। आपको फ्रूट और सीज़नल फ्रूट और वेजिटेबल का कंज़म्पशन करना है। पानी भरपूर पीजिए। कार्डियो एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रेडमिल, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये चीज़ें आपके एक्सरसाइज़ेज़ के स्केड्यूल में होनी चाहिए। जितना हो सके फ्रेश फूड का इस्तेमाल कीजिए और जंक फूड को अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइजेज जिस भी तौर पे हो, मूवमेंट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक्सरसाइजेज अगर आप करते हैं और उसके साथ अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर चेक में रहती है। स्लीप बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉल जो रात के 3-4 बजे सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, वो इधर उधर से, जैसे कि शुगर जो है मसल्स में स्टोर रहती है, लीवर में स्टोर रहती है, वहाँ से शुगर को जो है फिर से ब्लड स्ट्रीम में लाती है। क्योंकि रात हम एक्टिविटी नहीं करते तो उस टाइप में मेंटेनेंस होता रहता है, हमारा शरीर मेंटेनेंस में जाता है और उस टाइम पे हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको रात को एक आधा मिल्क या एक आधी कोई ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे सिक्रेट होती रहे, इस तरह की चीज़ें लेनी है। ज़्यादा हाई शुगर वाली या ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ना लें, लेकिन 8 घंटे की स्लीप जो है वो आपका ब्लड शुगर, वेट, कार्डियक प्रॉब्लम को लेवल में रखने के लिए काम करती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आपको आपकी जो स्लीप है वो फिनिश करनी ही है। अगर आप स्लीप फिनिश नहीं करते हैं, अगर आपको स्ट्रेस रहते हैं, तो आपका शुगर लेवल या अदर जो डिसीज़ेज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हर एक्टिविटीज़ लाइक खाने की एक्टिविटीज़ या स्लीपिंग, एक्सरसाइजेज़, सुबह उठने का जो समय होता है उसको अगर आप रेगुलराइज करते हैं तो एक लाइफस्टाइल बनती है। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको हेल्थ देती है। रात को 11-12 बजे सोइए और मॉर्निंग को 7-8 बजे तक उठिए। इसको हम हेल्दी स्लीप बोलते हैं। सो दिस इज़ द राइट वे टू स्लीप। सो ऑल दिस इज़ अबाउट डायबिटीज़ एंड थैंक यू वेरी मच।